बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है अनिल के राय। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का बहुत स्वागत है। बच्चों आज से जो है हम क्लास 11 के लिए हायर मैथमेटिक्स का एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज को मैंने कुल जो है टोटल जो है 8 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, जिसका जो पहला मॉड्यूल है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है सेट्स एंड फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फॉर द फर्दर इंटायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये किस बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो देखो, अगर तुम आईसीएससी बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, भारत का, इंडिया का पूरा, अगर तुम उसका 11-12 के सिलेबस को उठाकर देखोगे तो ये जो है टोटली एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस को जो है फॉलो करता है ना। तुम आईसीएससी का सिलेबस लो, सीबीएसई का सिलेबस लो या वेस्ट बंगाल का सिलेबस लो, तुम लेकर बैठ कर मिलाओ, डिट्टो वही है, सारा टॉपिक वही है। ओके, तो पूरे भारत में जो यूनिफॉर्म सिलेबस है क्लास 11-12 के लिए, तो इसमें कोई भी तुमको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये वीडियो जो है क्लास 11 के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या आईसीएससी बोर्ड के हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड को हो या किसी भी बोर्ड को हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं जो जिन टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ ये सारे बोर्ड के टॉपिक में है। बस डिफरेंस क्या होता है, उन लोगों का डिफरेंस होता है क्वेश्चन पैटर्न में और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। अब जैसे देख लो, सीबीएसई में अगर जाओगे तो यही जो है 23 मार्क्स का आता है, जबकि आईसीएससी में कितना का आता है, 20 मार्क्स का आता है। तो कोई भी हो, मतलब अलग अलग बोर्ड को अगर देखोगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है और क्वेश्चन पैटर्न में डिफरेंस है, जिस पे मैं पर्टिकुलर लेक्चर बनाकर वीडियो बना के अलग से जो है उस पर डिस्कशन करूंगा कि इससे रिलेटेड सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आता है, आईसीएससी में कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन ओवरऑल सारा जो टॉपिक्स है सेम है, तो ज्यादा कोई सोचने का जरूरत नहीं है। आराम से तुम बस क्लास अगर 11 के स्टूडेंट हो और स्पेशली अगर तुम जेई मेन का देने का चाहत रखते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि मैं यहाँ पूरा जीरो से फंडामेंटल से शुरू करने जा रहा हूं और जब तक किसी भी चैप्टर का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो फिर एडवांस का बात ही अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे एसएससी हो, सीबीएसई हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो पूरे भारत का, वह सबका जो सिलेबस एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं सेट्स पे, है ना। देखो सेट्स, ये पहला चैप्टर है सेट एंड फंक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर जो है अगर नहीं क्लियर होगा तो आगे का जो बहुत सारे मैथ्स का ऐसा सीक्वेंस है जो तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे नॉट ओनली रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है जो मैं इसके बाद जो है डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए बिना सेट थ्योरी का नॉलेज हुए इसको तुम नहीं पढ़ सकते हो। इसके बाद से सीक्वेंस एंड सीरीज है, इंटायर कैलकुलस। अब एक न्यू जो है तुम लोग का क्लास 10 तक तो नहीं पढ़े हो, लेकिन 11 में एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है तुम लोग का इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जो है कैलकुलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा कैलकुलस, है ना, बिना सेट का नॉलेज का जो है नहीं होगा। इवन प्रोबेबिलिटी, यहां भी जो है तुमको इसका जो है नॉलेज का जो है जरूरत पड़ेगा। तो ये सारे जो चैप्टर्स बिना सेट थ्योरी के नहीं होंगे, ठीक है ना। चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन हो तो बिना सेट का तुम सोच ही नहीं सकते हो, प्रोबेबिलिटी हो, इंटायर कैलकुलस हो, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, ठीक है ना, जो इसमें इसका बहुत जरूरी होता है। तो सेट्स को ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे पहले भी सेट थ्योरी पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी जीरो से शुरू कर रहा हूं, एकदम फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, एकदम आसानी से जो चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेट में क्या, कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, सेट क्या है। तो देखो सिंपली व्हाट इज सेट, सेट इज अ, ओके ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, कि सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर, मैं, तुम, तुम्हारे स्कूल के बच्चे, पेड़, फैन, ये पेन,
है ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है। मैथ में हम लोग सारी चीज को जो है ऑब्जेक्ट जो है लेकर चलते हैं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वेल डिफाइंड। ये मैं क्यों लिखा हूं, ध्यान दो। कितने लोग बोलते सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरा रॉन्ग डेफिनेशन है बाबू। ध्यान से देखो, ये मैंने वेल डिफाइंड क्या क्यों लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? इसका पहला मीनिंग है कि ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है इसका स्पेसिफिक मीनिंग निकलना चाहिए। मैं भी समझा रहा हूं क्या है। दूसरा, शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अब क्या है देखो, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, उस जो कलेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है ना, वो क्या होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए और ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। कैसे? देखो, जैसे मान लो कि मैंने तुमको बोला कि एक सेट बनाओ। किसका सेट बनाओ? तुम एक कलेक्शन करो या एक सेट बनाओ। कलेक्शन को ही सेट बोलते हैं। किसका बनाओ? कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज इन योर स्कूल और इन योर क्लास। हम बोलेंगे तुम अपने क्लास में जितने भी लंबे लड़के हैं उस लंबे लड़कों का जो है एक जो है सेट बनाओ। बना पाओगे? नहीं। अब सब क्या करोगे? बोलेंगे जितने लंबे लड़के हैं, जितने भी लंबे लड़के हो एक तरफ जाकर अपना सेट बना। सब क्या करोगे? एक दूसरे को देखने लगोगे। इसका मतलब क्या? ये जो कलेक्शन है नॉट वेल डिफाइंड, इसका कोई मीनिंग जो है नहीं निकल रहा है। मतलब क्या, कौन कितना लंबा लड़का, 5 फीट, 6 फीट, 60 फीट, तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, इसका पास कोई जो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, तो ये सेट नहीं हुआ। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम जो है ना एक कलेक्शन बनाओ। किसका? अपने क्लास के ब्यूटीफुल लड़कियों का, है ना, ब्यूटीफुल लड़कियों का कलेक्शन बनाओ, है ना। अब तुम में से एक लड़का खड़ा हुआ, मान लो राजेश, है ना। हम बोलेंगे बाबू तुम अपने क्लास के ब्यूटीफुल लड़कियों का जो है एक कलेक्शन बनाओ, है ना। अब उसको जो जो लड़की अच्छा लगती है क्या करेगी? उसके लिए कलेक्शन बनाएगी। वो बोलेगी कौन कौन है, मोनिका, किरण, श्वेता, है ना, श्रुति, ऐसे अपना नाम बताए कलेक्शन बना लिया, है ना। फिर मैंने एक दूसरे को खड़ा किया, है ना। मान लो विजय को, तुम्हारे क्लास में एक लड़का है विजय, मैंने इसको बोला तुम अपने क्लास में जो है ब्यूटीफुल लड़कियों का एक सेट बनाओ। तो अब अपने नजरिया से देखेगा, है ना, क्या देखेगा? बोले कौन कौन ब्यूटीफुल लड़की है, तो भाई वो देखने लगा कौन, काजल, करिश्मा, करीना, शिल्पा, है ना। तो मैंने बोला कि भाई, मैंने राजेश को भी बोला मेक अ सेट ऑफ 1 2 3 4, मेक अ सेट ऑफ 4 गर्ल्स, 4 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। मैंने विजय को भी बोला कि मेक अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, है ना। तो उसने ये सेट बना के लाया और इसने ये सेट बना के लाया। तो यहां पर ये क्या, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब आदमी के हिसाब से सेट नहीं बदलना चाहिए, है ना। अब राजेश के लिए अलग सेट हो गया, विजय के लिए क्या हो गया, अलग सेट हो गया। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं बोल दिया कि तुम्हारे स्कूल में टैलेंटेड बच्चों का एक सेट बनाओ, है ना। अब टैलेंटेड बच्चा कौन है? तुम देखो कौन, तुमसे ज्यादा हम टैलेंटेड है, तू हमरा से ज्यादा है, तो से ज्यादा हम है, तो से ज्यादा हम है, तो सब एक दूसरे को बस खाली तो से ज्यादा हम है, तो से ज्यादा हम करते रहोगे। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक मीनिंग, है ना, सेट ऑफ टैलेंटेड बॉयज, है ना। तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलना चाहिए। या फिर बोला कि ब्यूटीफुल लड़कियों का सेट बनाओ, राजेश को मोनिका ब्यूटीफुल लगती है, तो विजय को काजल ब्यूटीफुल लगती है। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होना चाहिए, चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं बोला, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि भाई राजेश को बोला कि बनाओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसने क्या किया, बना दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मैंने विजय को बोला कि तुम भी बनाओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये राजेश ने बनाया। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये मैं भी आऊंगा रिप्रेजेंटेशन पे। मैंने विजय को बोला, विजय भी क्या बनाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो क्या है, राजेश के लिए भी नेचुरल नंबर का सेट वही है जो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना रहे हैं, विजय के लिए भी नेचुरल नंबर का सेट वही है। तो ये सेट हुआ, ये सेट नहीं हुआ। तो वे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए
और ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, राजेश के लिए ब्यूटीफुल लड़की अलग है, विजय के लिए ब्यूटीफुल लड़की अलग है, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो राजेश के लिए भी वही होगा, विजय के लिए भी वही होगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। होप ये चीज जो है समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना मैथ में, ये डस्टर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं अनिल, मैं भी ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, तुम भी ऑब्जेक्ट हो सकते हो, कुछ भी, ये मोनिका, काजल, ये सब भी ऑब्जेक्ट है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब देखो, तुम लोग मार्केट में भी जाते हो तो बहुत सारा सेट खरीदते हो ना, स्पेशली लड़कियां अपना करती है, ये सेट खरीदती है, वो सेट खरीदती है। तो सेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज का एक कलेक्शन होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए उसका, है ना। जैसे हमने बोल दिया सेट ऑफ टॉल बॉयज, देयर इज नो एनी मीनिंग, सेट ऑफ टैलेंटेड बॉयज, टैलेंटेड गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुमको उसका पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके ना डेफिनेशन नोट कर लिया करोगे, मैं भी जो बोर्ड वर्क कर रहा हूँ उसको जो है नोट कर लिया करोगे। ओके, तो होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेट। तो सेट इज अ व्हाट, सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दैट इज वेरी सिंपल। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, समझ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो देखो किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लो मैं एक सेट बना रहा हूं, व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बना रहा हूं। तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे बहुत सारा है अप टू इंफिनिटी, है ना। काउंटिंग नंबर जो है उसी को ना नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये जिसके जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां लिखेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और इस सेट का एक नाम देना होगा, ठीक है ना। तुम कुछ भी दे सकते हो, एन, ए, बी, सी, डी, व्हाट एवर यू वांट, यू कैन गिव द नेम। ऐसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मैथमेटिकल सेट है, मैं इसके बारे में आगे आऊंगा। तो ऐसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ द सेट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, याद रखोगे। The name of the set should be always in capital letters and the object of the set, जो सेट के ऑब्जेक्ट हैं ये, इसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, है ना। जो कलेक्शन है ना उसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इन कलेक्शन को हमेशा कहां लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, माने सेट को हम लोग जो है ऐसे नॉर्मली जो है ऐसे ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट होता है उसको कॉमा दे दे के जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मान लो मैंने लिखा हूं सेट ऑफ वॉवेल, तो मान लो सेट ऑफ वॉवेल वी, तो वी को सेट ऑफ वॉवेल में एक ले रहा हूं, मान लो सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना। तो वॉवेल्स मतलब इसको क्या, वी, तो वी को क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो एलिमेंट जो है कैसे लिखेंगे, कॉमा दे दे के हम लोग लिखते हैं। तो ये एलिमेंट्स हो गया, ये नेम ऑफ द सेट हो गया। और एलिमेंट हमेशा कहां होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। तो दिस इज योर नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेरे हिसाब से ये बात जो है समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक्चुअली मैंने वो नॉर्मल तरीका बताया था, ऐसे इसका दो तरीका है, दो मेथड से, दो फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। मैं उस पे आ रहा हूं। उससे पहले हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल नोटेशन के बारे में जान रहे हैं ना, मैथमेटिकल सिंबल के बारे में जान रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में जान रहे हैं हम लोग, जानेंगे जो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है ना, जो बार बार हम लोग यूज करेंगे। ये सिंबल्स क्या क्या है, एक सिंबल तुमको ऐसा मिलेगा ई, है ना, ई की तरफ ऐसे करके ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना। ये सारे नोट करते चले जाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो बिलोंग्स टू मतलब क्या, उससे संबंधित, है ना। जैसे मैं बोल दिया ना कि आई बिलोंग्स टू
इन योर फैमिली मेंबर, मतलब मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर से क्या करता हूं, संबंध रखता हूं, रिलेशन रखता हूं, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर का एक हिस्सा हूं। तो वैसे यहां पे जैसे मान लो कि एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 2 3 5 7, ओके, ये सारे इसके एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये जो एलिमेंट 2 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो बिलोंग्स टू का मतलब है इन, मतलब उसमें है, किसमें है, ये 2 किसमें है, सेट ए में है, ओके। अब जैसे मान लो इसमें 8, इसमें 8 तो नहीं है, तो 8 बिलोंग्स टू ए तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे काट देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो दूसरा सिंबल क्या हो गया, दूसरा सिंबल हमारा हो गया ये, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो चीज उस चीज से संबंध नहीं रखता है, ओके। जैसे मैंने लिख दिया 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 जो है ए में नहीं है। तो ये सब सिंबल को जस्ट याद रखोगे, है ना, जिसका हम लोग जो है बार बार लिख कर नहीं, अब बार बार लिखेंगे बिलोंग्स टू तो ठीक नहीं लगेगा। तो उसके लिए जो हम लोग जो है नोटेशन, एक जो है सिंबल जो है बना लिए हैं, है ना। दूसरा जो है ऐसे देखो, रेशियो जैसा सिंबल, है ना, या इसको जो है ऐसे भी हम लोग देते हैं, ऐसे ओनली पाई, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, ओके। ये सब सिंबल नोट करते चले जाओ। उसके बाद से हमारे पास आता है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं एंड, है ना। जैसे मान लो हमने लिख दिया ऐसे ए बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब हो गया ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब हो गया ए एंड बी। उसी तरह से अपना जो है आता है फिर क्या, ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं और, है ना। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया ए दी लाइक दिस वन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब हो गया ए और बी। तो और नहीं लिख के इस सिंबल का भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग करते भी हैं सेट थ्योरी में, नॉट ओनली सेट थ्योरी, इन द एंटायर मैथमेटिक्स वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल्स फॉर देयर नोटेशन, है ना। और भी ऐसे, ये तो बहुत पहले से यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, implies that. So these are the symbol which we used in the set theory, not only set theory, in the entire mathematics. पूरे मैथमेटिक्स में लोग इस तरह का सिंबल जो यूज करते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब एंड, इसका मतलब और, है ना, इसका मतलब implies that, इसका मतलब तो जानते हो इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल, ओके ना। कोई चीज को अगर ऐसे एक लाइन से काट दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल, ओके। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट जरूर कर लो, ये बहुत जरूरी चीज है, ओके। अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। मैंने तुमको बताया कि सेट को नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वो तो ठीक है, एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन किसी भी सेट को सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का, जैसे मैंने पहला बताया उस तरह से के अलावे भी दूसरे तरीकों से हम लोग जो सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या है देखो, पहला जो मेथड्स है, पहला जो तरीका है ना, देयर आर two ways to represent a set. सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, या इसको प्रॉपर्टीज मेथड भी बोलते हैं। तो ये दो तरीका है, ठीक है ना, किसी भी सेट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो तरीका है, ओके। पहला रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर एंड प्रॉपर्टीज मेथड। तो हम लोग फर्स्ट वन वाला देखते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो क्या है, रोस्टर मेथड। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं रोस्टर मेथड को। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रोस्टर मेथड को, ओके। तो रोस्टर मेथड में जो है क्या है, हमने जो भी पहला तरीका बताया था ना सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो रोस्टर मेथड ही था, टेबुलर मेथड ही था। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जो है होते हैं उस सेट का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग जो है लिस्ट करके लिखते हैं, ठीक है ना। उसका एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट करके लिखते हैं। माने in this method all the objects or
एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड ओके सेपरेटली, है ना, मतलब अलग अलग जो इसको हम लोग लिस्ट बना देते हैं। जैसे मान लो हमको लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके तो मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं, ओके तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इसके मैंने सारे एलिमेंट को क्या किया, लिस्ट कर दिया। मतलब लिस्ट करना मतलब क्या होता है, एक एक करके लिख दिया, है ना, लिस्ट आउट कर दिया पूरा। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट को बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, मैंने हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख दे रहा हूं। सिंपल फंडा देखो, मैंने जितना भी एलिमेंट ओकरा होगा एक एक करके लिख देंगे कॉमा दे देकर। तो इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। जैसे मान लो मैं एक बना रहा हूं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, है ना, ओके या इवन नेचुरल नंबर्स। चलो इवन नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसका मान लो एक बनाया ए, इसमें जो सेट बना है वो क्या है 2 4 6 8 10, है ना, एंड सो ऑन। तो यहां पर मैंने क्या किया कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन जानते हो जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 4 6 8 10, मैंने क्या किया हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिस्ट आउट कर दिया। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हर एक एलिमेंट को क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, अंदर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द एलिमेंट्स आर व्हाट, यहाँ पे जो इस सेट में क्या करते हैं, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली, ओके ना, 1 by 1, मतलब सेपरेटली एक एक करके क्या कर देते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर देते हैं। या तुम बोल सकते हो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिस्टिंग इट्स एलिमेंट इन अ ब्रैकेट्स, है ना, जितने भी एलिमेंट है उसको एक ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ये है रोस्टर मेथड, ओके, जो तुम लोग पहले भी जो है पढ़े होगे। अब दूसरा जो है सेट बिल्डर मेथड, है ना, वीडियो पॉज करके मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको नोट करते चले जाओगे। दूसरा जो है सेट बिल्डर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाम में ही सब कुछ रखा है, मैं बार बार बोलता हूं, किसी ने कहा है व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, शायद शेक्सपियर ने कहा है, ठीक है ना। तो ये लिटरेचर नहीं है, मैथ एंड साइंस में नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम से ही तुमको आधा इंफॉर्मेशन, मोर देन हाफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द नेम। सेट बिल्डर मेथड मतलब सेट को बिल्ड करने वाला मेथड, सेट को बनाने वाला मेथड। देखो क्या है, ठीक है ना, कि तुम जितने भी सेट है सभी सेट को लिस्ट नहीं कर सकते हो, लिस्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे मैं तुमको बोल दूंगा मेक अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके, मैं भी आऊंगा थोड़ा नंबर के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने तुमको बोल दिया मेक अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना, तब रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई, 1 भी होते हैं, 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 1.333 भी होता है, ओके, 1.34, मतलब इसके अगर एलिमेंट को हम बोलेंगे कि भाई तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो, कभी नहीं लिखा जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू राइट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर मेथड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। इसके मतलब एलिमेंट्स इतने कि सारे एलिमेंट्स को तुम नहीं लिख सकते हो। किसी ने 1.2 लिखा, बोला ठीक है 1.2 रेशनल नंबर, बोला क्या 1.21 नहीं है, वो भी है, कोई बोलेगा 1.211 नहीं है, ये भी है ना। तो ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स को तुम सेट रोस्टर मेथड में नहीं लिख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे सेट्स हैं जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखना मुश्किल हो जाता है, मतलब हम नहीं कर लिख सकते, क्योंकि वहां पे हम लोग उसके एलिमेंट को लिस्ट करते हैं तो सारा एलिमेंट को लिस्ट करना दिक्कत हो जाता है। तो भाई साइंस में जहां प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, तो इस प्रॉब्लम को जो है सोल्व आउट करने के लिए एक नया बनाया गया सेट बिल्डर मेथड, और इसका नाम ही है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टीज मेथड। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज मेथड, है ना। तो सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके,
मैं ऐसे लिख दिया, तो ये खुद सेट बिल्डर मेथड हो गया, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथ, अगर ये स्टेटमेंट में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट बिल्डर से ही सेट बनता है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहता है उसी से तुम सेट बना सकते हो, नाम ही इसका सेट बनता है। कैसे, देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब इसको हम एक तरीका क्या रिप्रेजेंट करने का, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जो कौन सा फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है ना। अब दूसरा एक तरीका क्या है, इसको सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि एक ऐसा सेट है जिस सेट में एक एलिमेंट है x, उस एलिमेंट का नाम मैंने क्या दे दिया x, सच दैट, ये मैंने बताया था ना, इसका मतलब होता है सच दैट, तुम सच दैट लैंग्वेज में लिख भी सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो एक ऐसा एलिमेंट है कैसा, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। जहां पर हमको क्या यूज करना पड़ा, सिर्फ मैथ्स का जो प्रॉपर्टीज है सिंबल से उसको यूज करना पड़ा, हर एक एलिमेंट को सेपरेटली एक एक करके नहीं लिखना पड़ा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, काम खत्म, इतना एलिमेंट लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। ओके, जैसे मैंने हमें बताया था सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे, x सच दैट, मैं एक सेट बना दे रहा हूं b जिसका एक एलिमेंट x है, सच दैट x बिलोंग्स टू q, q मतलब रेशनल नंबर, या लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, या q भी लिख सकते हो, या सिंबल का जगह बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, लेकिन हम इन सबसे ज्यादा स्टेटमेंट से बचने के लिए हम लोग सिंबल का जो यूज करते हैं। हो गया, है ना। अब देखो, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, पर यहाँ पे हो गया कि एक से एक ऐसा एलिमेंट है जो किसमें है, रेशनल नंबर है ना। तो ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको देख के तुम सेट बना भी सकते हो। जैसे मान लो मैं तुमको एक सेट दे दिया ए, एक इस तरह का सेट है, कैसा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड के लिए ऐसे लिख भी सकते हो, या तुम ऐसे एंड लिख भी सकते हो, एंड एक्स का वैल्यू क्या है, 5 से लेकर 10 के बीच में। ये क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्या बोल रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये x क्या है, 5 से लेकर 10 के बीच में है ना। अब ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, जहां पे मैंने एलिमेंट को एक एक करके नहीं लिखा है, मैंने उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करके लिख दिया है, तो इसको लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। अब इसके हेल्प से हम रोस्टर मेथड बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। मान लो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे ए, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिख देते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो भाई x काउंटिंग नंबर है, कहाँ है, 5 से 10 के बीच में, 5 या 10 को लेना नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, दैट्स ऑल। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को लिख देते हैं, ओके। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को ना लिख के उसके प्रॉपर्टी को यूज करके जो है हम लोग लिखते हैं, और ये बहुत ज्यादा हम लोग जो है यूज करेंगे, है ना। ये हम लोग बचपन में यूज करते थे, है ना, आईसीएसई वाले लोग जानते होंगे, ओके। ऐसे इसका यूज बहुत कम करेंगे क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है, एंड यू नो ऑल द सेट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड से तुम सारे सेट्स को नहीं तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। मैं भी आ रहा हूं उसकी डिटेल में और भी आ रहा हूं, लेकिन सेट बिल्डर मेथड से जो है सभी के सभी को क्या कर सकते हो, आसानी से जो है रिप्रेजेंट जो है कर सकते हो। ओके, बात समझ में आया, यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या मेरा जो है एक एंड्रॉयड ऐप है ना, VNIMS, वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस का, है ना। प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से हमसे कांटेक्ट करना और इजी हो जाता है, चैट बॉक्स से। वहां पे बहुत सारे जो है तुम्हारे क्या है, वहां पे बहुत सारे जो है तुम्हारा कोर्सेस है, पेड भी है और फ्री भी है, जिसका यूज करके तुम इस लॉकडाउन में जो है स्टडी कर सकते हो, ओके। और ये मैं यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ सारे का PDF जो है वहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो समझ में आ गया यहाँ तक, होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं कुछ मैथमेटिकल सेट।
ओके, मैथमेटिकल सेट देखने से पहले मैं एक बार तुम लोग को नंबर सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं। बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा जो नंबर सिस्टम है मैं उसको मैं जो है पहले क्लियर कर देता हूं, फिर मैं मैथमेटिकल सेट पे आता हूं। तो देखो, नंबर सिस्टम तुम लोगों को पता है कि जो नंबर्स है ये दो तरह के हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स, है ना। इमेजिनरी नंबर्स हम लोग क्लास 11 में ही आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक इसके बारे में नहीं जान रहे हो, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे आऊंगा क्लास 11 में ही तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बस रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर में जो रियली है, वास्तव में है, कल्पना किया हुआ नंबर नहीं। अब ये जो रियल नंबर्स है ना, ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझ जाओ। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विथ डेसिमल, ओके, और एक होते हैं विदाउट डेसिमल। तो पहले हम लोग विदाउट डेसिमल देख लेते हैं, फिर विद डेसिमल देखेंगे। दो तरह के होते हैं रियल नंबर, एक होता है विदाउट डेसिमल। डेसिमल समझते हो ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम समझते ही होगे, डेसिमल अपने देश में ही खोज हुआ है भाई, हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा है विथ डेसिमल। ये दो तरह के रियल नंबर होते हैं। ये जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है, विदाउट डेसिमल मतलब बिना डेसिमल का, बिना पॉइंट का जो नंबर है, इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में जो है क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है, जहां पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बिना डेसिमल वाले नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब ये इंटीजर्स कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। हम पहले नेगेटिव ले लेते हैं फिर पॉजिटिव लेते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और एक हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5, है ना, ये सब जो है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को तुम लोग जो है फर्दर, इसको फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट में। ओके, मैं यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं, किसको, इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स फर्दर 2 बार में डिवाइड कर सकते हो। एक क्या है, इसके अंदर आता है नेचुरल नंबर्स और दूसरा आता है होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या है, सबसे पहले जो है दुनिया में नेचुरल नंबर का ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना। अगर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमको इतने सारे नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। ये एकदम सिंपल है, मैं कभी इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, इसे मैं क्लास 9 क्लास के बच्चों को बताता हूं कि इतने सारे नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा। होप तुम भी जानते हो, अगर नहीं जानते होगे तो मेरा क्लास 9 का जाकर लेक्चर देख लेना, ओके, वहां मिल जाएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है, इसी को ना नेचुरल नंबर बोलते हो, जिसको काउंट करना। तुमको बोलेंगे काउंट करो तो 0 से थोड़ा शुरू करते हो, 1 2 3 4 से शुरू करते हो। 0 बहुत बाद में खोज हुआ, वो भी भारत ने दिया है, बिहार का एक आदमी आर्यभट्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ओके, एंड द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। दूसरा क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, ये क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, मतलब 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 आर द नेचुरल नंबर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इतना जो है लिख लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटकाऊंगा। तो समझ में आ गया, ये नंबर सिस्टम है। ओके, हाँ, इसमें एक और चीज देख लो, हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, इंटीजर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जेड से या आई से भी करते हैं, जेड या आई। ओके, नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस और आई माइनस, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस या आई प्लस, मतलब पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, है ना। हम जो अब दूसरा वाला जो देखते हैं, ये जो सेक्शन बढ़ गया ना विथ डेसिमल वाला, ये डेसिमल वाला पार्ट को थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं। डेसिमल वाला पार्ट को देख लेते हैं। तो जो विथ डेसिमल था, विथ डेसिमल, इसको देख लेते हैं। ओके, अब ये जो विथ डेसिमल है ये दो तरह के होते हैं, दो नहीं तीन तरह के हैं बोल सकते हो, है ना। एक होता है, पहले दो तरह का ले लेते हैं, एक होता है टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम, है ना। टर्मिनेटेड करने का मतलब ये वाला 1.2 हो गया, है ना, ये टर्मिनेटेड हो गया, हमने दो पे जाके खत्म, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। 2.5, 2.33, 2.41, तो ये सब हो गया क्या, टर्मिनेटेड डेसिमल। ओके, दूसरा नॉन टर्मिनेटेड का मतलब जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है, जैसे 2.333333 आते रह गया, है ना। अब पाई का ही वैल्यू निकालोगे, है ना, तो क्या होता है 1.732 डॉट 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 आते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। सॉरी, ये √3 का वैल्यू 3.14, है ना, डॉट 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 आते रहेगा। ऐसे ही अगर √2 का वैल्यू निकालोगे तो 1.141, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड, है ना, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है। अभी नॉन टर्मिनेटेड भी दो तरह का होता है, एक होता है रिपीटिंग, जिसको तुम लोग रेकरिंग डेसिमल सिस्टम भी बोलते हो, रेकरिंग डेसिमल सिस्टम, रिकरिंग डेसिमल सिस्टम, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देख लो, है ना। विद डेसिमल एक होता है टर्मिनेटेड डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, एक डिजिट के बाद जाके वो बंद हो जाता है। नॉन टर्मिनेटेड मतलब जो साला कभी खत्म ही नहीं होता है, बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ये भी दो तरह का होता है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ, जैसे 1.3333, इसको लेते चले जाओ, है ना, 1.6666, ये रिपीटेड है, एक ही देखो डेसिमल के बाद एक ही क्या है, रिपीट होता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग मतलब 1.432137, मतलब ये साला कभी खत्म तो होगा नहीं, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आया। अब देखो, अब ये जो टर्मिनेटेड डेसिमल होता है और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल जो होता है, ये वाला देखो, ये पूरा सेक्शन, है ना। टर्मिनेटेड डेसिमल और रिपीटिंग रेकरिंग जो होता है, या रिपीटिंग माने जो रेकरिंग डेसिमल सिस्टम होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड नंबर सिस्टम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जिसको तुम लोग पढ़े होगे कि ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों होना चाहिए भाई इंटीजर्स, और Q जो है जीरो भी नहीं होना चाहिए, यही ना पढ़े हो रेशनल नंबर। तो ये जितना भी टर्मिनेटेड डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटेड में रिपीटिंग डेसिमल है, ये सभी के सभी रेशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि देखो 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो, 12/10 P/Q के फॉर्म में हो गया, आप कट के क्या होगा 6/5, है ना। वैसे ही जो क्या है 1.33 को क्या लिख सकते हो, ये जो देख लो ना 1.33 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, जो है इसको रेकरिंग सिस्टम अगर पढ़े होगे तो लिख सकते होगे। अगर मान लो इसको 1.33 को दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, 1.3 पे रेकरिंग, तो इसको कैसे लिख सकते हो 13/9, याद करो, इसको 13/9 लिख सकते हैं। अब इस 13 को 9 से डिवाइड करो, 1.3333 आते रहेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, और दोनों का दोनों क्या है इंटीजर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया रेशनल हो गया। और ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तुम लिख ही नहीं सकते हो इसको। अब 1432137, अब इसके बाद का नंबर तुमको मालूम ही नहीं, डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 4 5 6, भगवान जाने को होगा जीरो होगा, ये है ना। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया जो मेरा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल नंबर होता है, वो इरेशनल होता है, और ये बाकी का बाकी सब जो है रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको तुम P/Q में लिख सकते हो, इसको तुम P/Q में लिख सकते हो। तो ये मैं ओवरव्यू दे दिया जितना भी
नंबर सिस्टम है, ओके ना। अब रेशनल नंबर को जो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। पॉजिटिव रेशनल के लिए क्यू प्लस, नेगेटिव रेशनल के लिए क्यू माइनस, ओके। और इरेशनल नंबर को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये पूरा बात जो समझ में आ गया, ओके। लिख लो इसको, ये बहुत अच्छा चीज है, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो अब हम आते हैं किसमें, जो है हमारा मैथमेटिकल सेट, है ना। देख लेते हैं। तो पहला क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एन से, ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ओके ना। अब बताओ ये रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्या, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रेस्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और सेट बिल्डर तो खुद हो गया। अगर सिर्फ बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसी को ना देख के ना सेट बनाया हो, तो सेट बिल्डर हो गया, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से या आई से। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, वही बिना डेसिमल वाले जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है ना। तो इसको क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड में कर सकते हैं भाई, -2 -3 -1, है ना, कर सकते हैं आराम से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारा जो है वो आता है क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब क्या, आर, मतलब पूरा का पूरा नंबर, इंटीजर, नेचुरल, होल, डेसिमल, बिना डेसिमल, सब कुछ, रेशनल, इरेशनल, है ना। तो इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको क्या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एलिमेंट इतना है। अब कोई 1.1 लिखेगा, ठीक है, 1.11 भी तो होगा, 1.111 भी तो होगा, 1.123 मतलब जो नॉन टर्मिनेटेड वो भी तो होगा। तो इसको हम लोग कभी जो है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ सेट बिल्डर मेथड। कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर इज अ सेट विच हैज अ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। हो गया, काम खत्म, ओके। इसके बाद से हमारे पास जो है और भी बहुत सारे ऐसे, जितना मैंने तुमको जो है बताया था, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इसको भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना, कभी एमसीक्यू में आ सकता है। इसको भी रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर तुम जानते हो 1.1 भी होता है, 1.11 भी होता है। तो इसको हम लोग सिर्फ जो किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ जो है सेट बिल्डर मेथड में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर प्लस, नेगेटिव रियल नंबर है तो आर माइनस, पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो क्यू, नेगेटिव रेशनल नंबर है तो माइनस, इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को टी, है ना। तो ये सब लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंबल ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। इसका बहुत मतलब कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल जरूर याद रखना, नहीं तो फिर आगे जो है सम को जो है सोल्व करने में जो है दिक्कत होगा। तो होप ये पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है यहाँ तक। हमने क्या पढ़ा, सेट। सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, या सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टीज मेथड। मैंने उन दोनों के बारे में आप हम लोगों ने पढ़ा, है ना। मैथमेटिकल सेट के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ओके। और कौन कौन से मैथमेटिकल सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको किसको नहीं कर सकते, हम लोगों ने वो भी देखा। तो आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं,
ओके, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 1। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना सेट में टॉपिक्स को कवर किया उससे रिलेटेड कुछ सम्स को देख लेते हैं। ओके, और हमने अभी जितना टॉपिक्स को कवर किया है, इतना टॉपिक्स अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है तो चाहे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हो बुक का, या आईसीएसई बोर्ड का, या किसी भी बोर्ड से तुम हो, उसका जो पहला चैप्टर है 1.1 जो है आसानी से जो है कर पाओगे। तो हमने जितना टॉपिक कवर किया उस पर देखते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल 1, हम लोग पहला देखते हैं। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तुमको बताना है कि इसमें से कौन जो है सेट है ना। जस्टिफाई योर आंसर, तुम उसके साथ तुम्हारा आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में जितना भी दिन होता है उसका कलेक्शन बिगिनिंग विथ द लेटर एम, ठीक है ना। तो इसका कलेक्शन तुमको ये बताना है कि जो पहला है ये कलेक्शन सेट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सेट है, क्यों, क्योंकि ये जो तुम जब बनाओगे कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक बिगिनिंग विद द लेटर एम, है ना, तो ऐसा मान लो इसको सेट नाम दिए ए, तो ऐसा कौन दिन आएगा, एक ही दिन आएगा, वो है मंडे, और कुछ आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। मैं तुमसे बोलूंगा कि एक काम करो कि तुम एक सेट बनाओ, पूरे सप्ताह में जितना भी दिन आता है जो एम से शुरू होता हो, तो सिर्फ मंडे है तो तुम बोलोगे मंडे, राजू को बोलेंगे राजू भी बोलेगा मंडे, है ना, करीना को बोलेंगे करीना, मतलब जिसको भी बोलोगे वो क्या बोलेगा, मंडे ही। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन तो वेरी नहीं कर रहा है, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी नहीं कर रहा है कि भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसमें से एक ही दिन है मंडे जो एम से शुरू होता है। तो पहला वाला क्या है, सेट है, तुम बोलोगे यस। ओके, इट इज वेल डिफाइंड, समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। हम बोले भाई इन योर स्कूल या इन योर क्लास, है ना, मतलब तुम अपने स्कूल या क्लास का जो है सबसे ज्यादा 10 जो है टैलेंटेड बच्चों का सेट बनाओ। बना पाओगे नहीं, हमसे पूछोगे हम बोलेंगे राजू श्याम, है ना, ये लोग जो है टैलेंटेड है। किसी और से पूछोगे वो बोलेगा ये करीना का करिश्मा ये टैलेंटेड है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। या वो बोलेगा हम थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड है ना, हम थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड है। तो मतलब नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो इसका हम लोग सेट नहीं बना सकते, दिस इज नॉट अ सेट। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मेरे लिए 10 टैलेंटेड बच्चा कोई और हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई और हो सकता है, फलाना के लिए, माने अलग अलग लोगों के लिए 10 टैलेंटेड बच्चा अलग अलग हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। ओके, तो इसका सेट हम लोग नहीं बना सकते, दिस इज नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, क्या ये होगा, सोचो, नहीं होगा, है ना, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है ना, 11 बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, अब लोग सबसे महान जो 11, कोई बोलेगा सचिन है, धोनी है, सौरभ गांगुली है, हमसे पूछोगे हम 90s में है ना, अब 90s के हम बच्चे हैं, तो हमारे टीम में भाई बेस्ट कौन लगता था, हम जब देखते थे हमको सचिन, सहवाग, है ना, गांगुली, राहुल द्रविड़, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है उसका टीम, है ना। अभी के बच्चे से बोलोगे नहीं अभी कौन है बेस्ट भाई, तो अभी कौन है बेस्ट, है ना, धोनी, विराट कोहली, है ना, तेरा एकदम। और अभी नया में से पूछोगे तो क्या बोलेगा, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है ना, श्रेयस अय्यर है, बुमराह है। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। 11 बेस्ट क्रिकेटर का टीम है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए इसका भी हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं। चौथा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, है ना, तो ये तो भाई सेट है, ऑल इवन इंटीजर, है ना, एक सेट बनाओ इवन इंटीजर का, है ना, तो इवन इंटीजर का हम बना ले रहे हैं क्या, -2, है ना, ये भी इवन इंटीजर है, नेगेटिव है ना, 0 इवन इंटीजर। ओके, 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6, 8, हमने ये बनाया, तुमको बोलेंगे तुम भी ये बनाओगे, श्याम को बोलोगे यही बनाएगा, राम को बोलोगे यही बनाएगा, है ना, जिसको रहीम को बोलोगे यही बनाएगा, जिसको बोलोगे कि भाई सेट ऑफ इवन इंटीजर बनाओ तो क्या है, बना रहे हो, तो ये सेट है। तो जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स है वो जो सेट मैथमेटिकल सेट है, ये तुमको दिख भी रहा है, तो ये क्या है, सेट है। तो समझ में आ गया। तो सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, एंड शुड हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक मीनिंग भी होना चाहिए। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ओके, वीडियो पॉज करके पहले सम जो है लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको फिर बाद में मिटा दूंगा, ज्यादा जगह है नहीं। क्या बोला यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ओके, और लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब ही होता है एलिमेंट को क्या करना, लिस्ट करना, है ना।
एलिमेंट को लिस्ट करना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, सब टेबल सब का सब तुम्हारा सेट बिल्डर में दिया हुआ है, देखो है ना, मतलब प्रॉपर्टी को यूज करके लिखा गया है, एक एक एलिमेंट को लिस्ट नहीं किया गया। तो वही बोला कि सारे एलिमेंट को लिस्ट करो, नहीं तो रोस्टर फॉर्म में देखो लिखो। तो देखो पहला क्या है, मैं पहला का यही सोल्यूशन कर देता हूं। पहला क्या है, बोला ए एक एलिमेंट है, सेट है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है, कैसा, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर, हाँ सारा नंबर, बिना दशमलव वाला सारा नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर। और ये कहां से क्या है, -4 से -6 तक। तो ऐसा कौन कौन नंबर आएगा बाबू, -3 आएगा। अब -4 क्यों नहीं ले, क्योंकि स्ट्रिक्ट, देखो स्ट्रिक्टली ये इनइक्वालिटी है, तुम लोग जानते होगा इनइक्वालिटी दो तरह का होता है, स्ट्रिक्ट और स्लैक। एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है इसमें इक्वल नहीं होता है, मतलब उसको छोड़कर, और स्लैक का मतलब ऐसे, ये देख रहे हो ना, ये हो गया स्लैक, मतलब उसको लेकर, ठीक है ना। तो 4 तो लेंगे नहीं, तो क्या आएगा, -3, -2 से छोटा -1, -1 से छोटा 0, सॉरी बड़ा, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 को लेना नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को लिस्ट कर दिए, हो गया। ओके, दूसरा देखते हैं, नंबर 2 क्या बोला है कि बी एक सेट है, कोई दिक्कत इसमें, एकदम बच्चा वाला है। बी एक सेट है, क्या बोला, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना, 10 से कम। तो 10 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। लेस देन 10, अगर बोलता लेस देन इक्वल टू 10 तो हो गया, है ना, वैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म का सेट को बनाने वाला, इसी को पढ़ के ना सेट बना रहे हैं। ओके, तो जहां पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हर एक एलिमेंट को नहीं लिखते उसको सेट बिल्डर बोलते हैं, और जहां एक एक एलिमेंट को लिस्ट कर देते एलिमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। ओके, 3 नंबर देख लेते हैं क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। देखो ये एनसीईआरटी का सम है, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0, है ना, इसका सोल्यूशन सेट। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा। ओके, इसको वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं ऊपर से कुछ हटा रहा हूं। 3 नंबर में यहां कर रहा हूं, सम नंबर 3, सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दैट, है ना, तो उसका सोल्यूशन सेट, तो पहले इसको सोल्व करो, x² + x - 2 = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साफ साफ दिख रहा है ये क्या होगा, -2 को ऐसा ब्रेक करो, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, तो -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x + x - 2 = 0। तो x कॉमन लोगे तो x - 2, और यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो x - 2, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, x - 2 x + 1 = 0। सिंपल है। ओके, मैंने गलती कर दिया, क्या प्लस है, तो सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2, यहाँ भी माइनस कॉमन लोगे, x + 2, दिस इज x + 2 एंड दिस इज x - 1। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा x = व्हाट, x = -2 and 1, यही आएगा। इसका सोल्व करो तो x का वैल्यू -2 आएगा, एक 1 आएगा। अब इसको कैसे लिखोगे भाई, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपल, x = -2 and 1, दैट्स ऑल, हो गया आंसर। ओके, और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये खुद सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सिर्फ ऐसा ही लिख दोगे, x such that x is the solution of this, हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में क्या एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है, हमने क्या किया, लिख दिया, देख लो। उसके बाद का क्या है, ए x such that x is a positive integer and x² less than 40, है ना। इसको तुम लोग अब खुद करो, खुद करके कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत इजी है। x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है और x² कितना है, 40 है, मतलब उसका स्क्वायर निकालोगे तो 40 आएगा। ये मैं तुम लोगों पे छोड़ दे रहा हूं, करोगे। ओके, बहुत इजी है, एक सम करो, कमेंट बॉक्स में जो है डालो, देखते हैं सब क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, इसको पॉज करके छाप लो। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, A इज द सेट, कैसा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, LETTER, ध्यान दो,
इसका जो है हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दोगे बाबू थोड़ा सा, कैसे लिखेंगे यहां पे ध्यान दोगे, जब भी मैंने इसके सारे लेटर को जो इसमें लिखना है। ओके, तो हम लोग जब भी किसी वर्ड के लेटर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिपीटेड लेटर को एक ही बार लिखते हैं ना। कभी भी रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट रिपीट करता है उसको हम लोग नहीं लिखते, ये दिमाग में बैठा लो, जो रिपीट करता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, एल है, ई है, अब ई कितना बार है, एक एक दो बार है, ई कॉमा ई लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम लोग एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। टी कितना बार है, दो बार है, नहीं हम एक ही बार लिखेंगे, एक आर। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो जब कभी भी रोस्टर फॉर्म में किसी भी वर्ड के लेटर को लिखते हैं हम लोग, तो रिपीटेड जो होता है उसको दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, ये दिमाग में बैठा लो, है ना। जैसे यहाँ पे एल है, ई है, टी है और आर है, यही लिखेंगे। अब ई दो बार है तो दो बार नहीं लिखा जाता, टी दो बार है तो दो बार नहीं लिखा जाता, है ना। जब भी एलिमेंट किसी भी मतलब कोई भी एक ऐसा सेट दो जहां पे एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो जब एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, एक ही बार लिख देते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और सेट किसमें दिया है, सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो एक नंबर देखते हैं पहले, सम नंबर 1। रोस्टर फॉर्म में क्या करता है, एक एक एलिमेंट जो है अलग अलग जो है दे देता है। देखो बाबू, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूं, अगर किसी को सेट कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वीडियो को फिर पीछे ले जाओ, फिर आकर देखो ना। मैं पूरा जीरो से एकदम शुरू किया हूं, है ना, एकदम देख लो, इससे अब नीचे से शुरू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या, ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में। अब इसको सेट बॉल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक एलिमेंट, एक सेट है, कैसा सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट होगा एक्स, सच दैट, कैसा है एक्स, कैसा है, देखो तुम यहाँ पर अगर इसको देखो तो क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यही है ना। मतलब ये क्या है, ये जो है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। इसका प्रॉपर्टी क्या निकला यहां से कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना, एक्स सच दैट, या ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसा एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 15, 6 का 36, ऐसा करके आता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का बहुत तरीका है ना, बहुत तरीका। अब कोई लोग ऐसे भी लिख सकता है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट कैसा है भाई, एक्स कैसा एलिमेंट है ना, कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, एक्स क्या है स्क्वायर, विच बिलोंग्स टू, विच एक्स इज अ स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स इज अ स्क्वायर विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे भी लिख सकता है, कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, एक एलिमेंट यहाँ पे कैसा एक्स स्क्वायर एलिमेंट है, कैसा जहां पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ऐसे भी लिख सकता है ना। तो तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे लिखने का है, लेकिन सेंस एक ही निकलना चाहिए, एक ही तरह का निकलना चाहिए। यहाँ क्या पे एक्स, एक्स इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देखो है एक्स क्या है स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माने एक्स 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यहाँ भी वही है, बस स्टेटमेंट चेंज है, बिलोंग्स टू हमने लिख दिया। यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर एक इसमें ऐसा एलिमेंट है जहां पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो तुम जैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसका सेंस क्या होना चाहिए, एक निकलना चाहिए। समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं हम लोग सम नंबर 2। इसको जो है वीडियो को जो है पॉज करके लिख लो। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, सी ए इक्वल टू, यहां पर ए क्या है, सेट है, कैसा है ध्यान दो, 1/2 ऑल और व्हाट रेशनल नंबर है ना। लेकिन कैसा रेशनल नंबर है, देखो कैसा रेशनल नंबर है, 1/2, 2/3, माने उसका हर एक का जो न्यूमरेटर है से डिनोमिनेटर क्या है, एक ज्यादा है। देखो 2 से 1 ज्यादा 3, 3 से 1 ज्यादा 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देंगे, कैसे इसको एक प्रॉपर्टीज में जो है इसको सीमित कर देंगे। कैसे, हम ले लेते a इक्वल टू एक नंबर ले लेते n, ठीक है ना। a क्या है, a इक्वल टू एक सेट है क्या, n बाई n+1
सच दैट n बिलोंग्स टू व्हाट। देखो n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, है ना। मैंने ले लिया n बाई एन प्लस वन, सच दैट n बिलोंग्स टू 1 2 2 3 3 4 सबका सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। एंड n का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर, कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 9 तक, 10 तक नहीं, क्योंकि 9 लोगे तो ऑटोमेटिक 9 बाई 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, यही है ना। तो देखो इतने बड़े चीज को हमने क्या किया, सेट बिल्डर में लिख दिया। कैसे लिखा, हमने ले लिया कि n, तुमको मन में आया x लेना x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, p लेना है p ले लो, कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। किसी को मन में आया नहीं हम ऐसे लेंगे, कैसे, x बाई एक्स प्लस वन, यू कैन टेक इट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी लेटर। मेरा मन में आया मैंने n लिख लिया। तो n बाई एन प्लस वन, यही है ना कि जो ऊपर में उससे नीचे वाला क्या एक ज्यादा है, तो जो ऊपर में n अगर मान ले तो नीचे में क्या होगा n प्लस वन, उससे एक ज्यादा। और n कैसा है बाबू, n देखो यहाँ पर कैसा है, नेचुरल नंबर है, और क्या है 1 से लेकर 9 के बीच में। अब n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 बाई 1 प्लस 1, देखो 1 बाई 2 मिल जाएगा। n का वैल्यू 2 रखोगे 2 बाई 2 प्लस 1, देखो ये मिल जाएगा। 3 रखोगे 3 बाई 3 प्लस 1, ये मिल जाएगा। 9 रखोगे 9 बाई 9 प्लस 1, ये मिल जाएगा। तो इस सेट से सारा एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये उसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो पहला लेक्चर मैंने रखा है लेक्चर 1.1, ये एकदम बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू सेट मैंने रखा है ना, सिर्फ सेट से जो है हमने आज तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स और उसके जो है आगे का एडवांस वर्जन को जो है हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पूरा जीरो से इसलिए शुरुआत किया कि जो अगर इससे पहले सेट नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आए। क्योंकि देखो बाबू, अगर तुम जेई मेन का देने का चाहत रखते हो, इंजीनियर बनने का चाहत रखते हो, तो सबसे पहले तुमको क्या मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैथ का एडवांस वर्जन करने के लिए क्या है, तुमको जो है बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने एकदम जीरो से पकड़ा है। मैं जो भी चैप्टर आगे जाके पकड़ूंगा एकदम जीरो से पकड़ूंगा। जीरो से पकड़ते हुए बोर्ड का जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करते हुए मैं जेई मेन तक के क्वेश्चन तक जो है जाऊंगा। ओके, तो ध्यान से जो है वीडियो को देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और होप मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चा वाला जो है। और मैंने एकदम बेसिक जीरो से पकड़ के जो है किया है। अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। ओके, तो आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बाबू, तो नया नया जो यूट्यूब चैनल जो है हमने शुरू किया, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी दबा दो कि मैं जब भी वीडियो डालूं तुमको जो है इसका इंफॉर्मेशन जो है, नोटिफिकेशन जो है तुमको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना, जिससे उसको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। ओके, जिससे और जितना ज्यादा मतलब हमारे अगर वीडियो को वजह सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, है ना, लाइक्स बढ़ते जाएंगे, तो हमको भी एक तरह का इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। तो मैं वीडियो क्या करता रहूंगा, बनाता रहूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अपने बुक का एनसीईआरटी का बुक हो या कोई भी बुक हो, सिन्हा एंड सिन्हा हो, एमएल अग्रवाल हो, आरएस अग्रवाल हो, किसी का भी बुक हो, ठीक ना, तुम फर्स्ट पार्ट उसका कर सकते हो। हर एक का फर्स्ट पार्ट में इतना ही कवर किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट आसानी से जो है कर सकते हो। नेक्स्ट डे जो है मैं इसका आगे का जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पर जो है मैं वीडियो जो है लेक्चर जो है मैं करूंगा। ओके, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।